चलिए लेट अस स्टार्ट विद मटेरियल कॉस्टिंग फ्रॉम स्टडी मटेरियल। यस, आज हम करेंगे स्टडी मटेरियल से, आपका इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से मटेरियल कॉस्टिंग। ओके, सो ये मैं बेसिकली क्यों करवाता हूँ फ्रॉम मटेरियल। जब हमने इतने नोट्स के 44 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए मटेरियल कॉस्टिंग के, सो व्हाई शुड वी गो स्टडी मटेरियल? द आंसर इज दैट कि आपको स्टडी मटेरियल वन टाइम एटलीस्ट गो थ्रू करना है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एंड इस आपके लिए मैंने एक शीट ड्राफ्ट के, यू कैन सी दिस शीट। इसका मैं आपको अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ये शीट का अटैचमेंट। एंड इस शीट में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है आईसीआई मॉड्यूल एंड अवर नोट्स। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आईसीआई की जितनी भी इलस्ट्रेशन है हमारे नोट्स में, कहाँ पर वो क्वेश्चन है, मैंने वो सब कुछ इस शीट में पूरा मेंशन कर दिया। यस, फ्रॉम वेयर, कहाँ पर ये चीज है, आई हैव मेंशन्ड ऑल द थिंग्स। जैसे आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 1, सो हमारे नोट्स में दैट्स क्वेश्चन नंबर 29। सो आप इस तरीके से रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। ओके, मैंने कहीं पर यहाँ पर शब्द यूज किए हैं बेसिक क्वेश्चन, मतलब ये बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल बेस लेवल क्वेश्चन है। अगर आप इनको देखते भी नहीं ना तो भी आप पेपर में सॉल्व कर देते हैं नोट्स के बेसिस पे। एंड कुछ क्वेश्चन में मैंने सेम एज यूज किया। सो सेम एज का मतलब क्वेश्चन नंबर 13 में जो फिगर्स दे रखे होंगे ना, इस वाले में फिगर्स का डिफरेंस होगा, ओनली द फिगर डिफरेंस इज दैट। सो फिगर से आई थिंक कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम आंसर्स के लर्न थोड़ा ना करके जाते हो। यू जस्ट रिमेंबर द टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए ना। ओके, तो मैंने इसे तीन तरह के शब्द पूरे में यूज किए। मेरे को कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगा बेसिकली। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आई हैव मैंने ये सारी चीजें कर दी हैं, लेकिन आप सबकी शांति के लिए, सो डेट आपको लगे कि हमारा स्टडी मटेरियल कवर अप हो चुका है, मैं आपको लेके जाऊंगा आईसीआई के सारे इस तरीके से। हर स्टडी मटेरियल पे हम चलते हैं। एंड मैं आपको वैसे मैंने शीट भी प्रोवाइड आपको कर दूंगा। आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं। सो वो क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा नहीं। अगर आपके वो क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में वो जाके वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, वो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 29 है। सो आप वो क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 करवाया होगा। आप मटेरियल कॉस्टिंग की वो वीडियो से वो क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 41, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज योर बेसिक क्वेश्चन। सो ये बेसिक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है बेसिक क्वेश्चन ये इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो ये मैं गया आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे। ओके, सो एक मिनट, आपके साइज जितना कर देते हैं इस इंस्टीट्यूट के मटेरियल को। आप देख सकते हो वैसे हमने या fit to screen, या सो दिस इज योर इंस्टीट्यूट मटेरियल। ये आपके इंस्टीट्यूट का पूरा मटेरियल मैट है, वहीं से मैं ले रहा हूँ। पेज व्यू सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपको पहला क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा। यस, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, ये हमने कर रखा है। illustration number 1, this question illustration number 1 we have already done this illustration, जिसमें मैंने बताया था बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड रेलवे फ्रेट के बारे में। बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने क्वांटिटी के बेसिस पे ली थी, एंड रेलवे फ्रेट हमने बेसिकली वैल्यू के बेसिस पे लिया था। सेम क्वेश्चन वी हैव डन ना। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन बेसिकली इज योर क्वेश्चन नंबर 41, जो हमने क्वेश्चन नंबर 41 किया था अपनी बुक में। सो ये वाला सेम डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन बिल्कुल है, तो ये भी मैं नहीं करवा रहा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो दिस इलस्ट्रेशन में मैंने लिखा है बेसिक क्वेश्चन आपकी शीट में। सो बेसिक क्वेश्चन मतलब बिल्कुल बेसिक टाइप क्वेश्चन होगा। तो आप देख भी सकते हो, आपको यहाँ पर ईओक्यू निकालने को कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा है। तो इसने देखो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम दे रखा है, मतलब आपको एनुअल डिमांड गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, आपको स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में दे रखे है, तो 8% ऑफ द परचेज प्राइस 2 है। आप सिंपली ईओक्यू निकाल सकते हैं। एंड आपसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मांग रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर्मूला इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। एनुअल डिमांड अपने पास 10,000 है, 10,000 को डिवाइड कर देंगे विद ईओक्यू 2,500, यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एज 4 ऑर्डर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नहीं भी आप इधर से आईसीआई के मॉड्यूल से देखते तब भी आप पेपर में सॉल्व इजीली कर लेते हैं आई थिंक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 इस क्वेश्चन नंबर 37। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपने देख रखी है क्या।
आपको देखना है, आपको चेक करना है कि हमने कर रखा है ये इलस्ट्रेशन या फिर नहीं कर रखा। याद आया आपको? बिल्कुल हमारी बुक में जो लास्ट में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे ये सेम क्वेश्चन 12 2 12 6 इन सबको ऐड किया था 20%। याद आ गया होगा आई थिंक। जिसको नहीं आया वो क्वेश्चन पे जाके रेफर देख सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इलस्ट्रेशन, बेसिकली योर इलस्ट्रेशन नंबर 5 या 2 कंपोनेंट्स दे रखे हैं एंड ये क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं था लेकिन सेम क्वेश्चन पे रेफरेंस है। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने किया था अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे नोट्स में। सो उस नोट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे ही बेस्ड है। बिल्कुल ये डिट्टो का डिट्टो पूरा बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 13 पे। आप देख सकते हो वही नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर पीरियड गिवन है। आपको वही रीऑर्डर लेवल निकालना है। रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है और एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। सो आप आई थिंक ये इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे चलते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 6, दिस इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ योर बुक। यस, क्वेश्चन नंबर 18 है आप बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर 6। सो आई थिंक इसको भी करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख भी सकते हो। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे चलते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी हमारा देखा देखा है। स्टॉक आउट लास्ट में क्वेश्चंस करवाए थे स्टॉक आउट के, याद आया? एंड ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी बुक का। क्लियर? चलिए अगले इलस्ट्रेशन पे देखते हैं, ये हमने कर लिया है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 8। सो इलस्ट्रेशन नंबर 8 इज योर आल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। सो आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया होगा, बिल्कुल वैसे ही कह रहा है, सेम है। सो देखते हैं, ये बिल्कुल सेम ही है। यस, एबीसी एनालिसिस करनी है। 11 एंड 12 क्वेश्चन नंबर आर एबीसी एनालिसिस वाले क्वेश्चन ना, यूनिट एंड यूनिट कॉस्ट बिल्कुल सेम हमने कर रखा है, बस फिगर्स चेंज है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर दिस हो गया हमारा सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 था। इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज क्वेश्चन नंबर 39। इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज क्वेश्चन नंबर 39। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 39 कैसे है। ओ हो, एबीसी एनालिसिस ये आपको करना था, ये मैंने बताया था राइटिंग में लिखना पड़ेगा। 15 नंबर, 110 एंड 3875 नंबर। सो डिट्टो हमने इंस्टीट्यूट का बिल्कुल डिट्टो नोट्स में सेम टू सेम वर्ड एंड सेम लैंग्वेजेस हैं बिल्कुल आपके नोट्स में, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 10 इज क्वेश्चन नंबर 26। illustration number 10 is question number 26. Yes, definitely it's question number 26 we have done। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालनी है आपको, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला इज रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, यू विल गेट यस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करना है, तो एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। हमने ऑलरेडी कर रखा है वाला, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा था? दिस वन इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 26 किया उस जैसा ही है। हाँ वही तो चीजें, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपसे, जस्ट वो ही पूछ रहा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तो आप इजीली निकाल सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। आई डू नॉट थिंक सो कि आपको इसमें दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत अब भी कोई क्वेश्चन में आती है स्टडी मटेरियल का करते समय, आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता भी दूंगा। जो सेम एज वाले क्वेश्चन है, जो डिट्टो क्वेश्चंस हैं, वो आप उसके लिए वीडियो रेफर कर सकते हैं। हमने वीडियो में पूरा डिटेल में ईच एंड एवरी वो 44 के 44 क्वेश्चन किए हैं ना, वो बिल्कुल बेस आपका पूरी बेस क्लैरिटी कर लेंगे, उससे बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 12 इज क्वेश्चन नंबर 43। सिमिलरली दिखा देता हूँ बस मैं, सो डेट बस वही है आपकी शांति के लिए, मन की शांति के लिए कि हाँ सारे स्टडी मटेरियल कवर हो गया है। दैट्स वाई हर चैप्टर का मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड शीट एवरी चैप्टर की, हाँ ये वाला आपकी इलस्ट्रेशन है तो हमारी बुक में कौन सा क्वेश्चन है या सेम एज कौन सा क्वेश्चन होगा। सो देख लो, ये हमने किया ही था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट आर्ग्यू कर रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सेम रहेगा, नो मैटर कोई भी आप प्राइस इश्यू करेंगे। याद आया वो आपको? हमारा मई में 0 हो गया था, जून में हमारा जाके हुआ था, तो कॉस्ट अकाउंटेंट इस बार ही ठीक है। यस, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो। यहाँ पर आपको लिफो और फिफो मेथड को यूज करके वैल्यू ऑफ स्टॉक मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। एंड सिंपल दिस थिंग। ओके, इसका पार्ट नंबर बी आप देख सकते हो, एक्सप्लेन व्हाई द फिगर इन ए एंड बी पार्ट आर डिफरेंट। यस, तो डिफरेंट तो होएगी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दोनों में अलग अलग होंगी जी। तो आपको क्या लिखना है?
total value of material X produced to LIFO and FIFO method comes out to this and this. So value of the closing stock बिल्कुल अलग अलग होगा. Reason is very simple, क्योंकि हम FIFO के अंदर तो फर्स्ट जो पहले आइटम आ रही है वो पहले जा रही है, और LIFO में लास्ट वाली आइटम इशू में से पहले हम निकालते हैं. That's why the difference comes. Yes. और मेरे को लगता नहीं एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में डालेगा, बट ICI है. That's why we try to cover in each and everything. ना? Okay. Illustration number कौन सी थी? This one is illustration number. So this one is illustration number your 13 illustration. Yeah. Last illustration 14 illustrations है इसमें. Last illustration देखते हैं. चलिए last illustration की तरफ बढ़ते हैं. Okay. So this is your last illustration. याद करो question number 4. This question मैंने बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये आपकी बुक में भी मार्क करवा रखे हैं. इवन डिट्टो का डिट्टो सेम हमने क्वेश्चन नंबर 14 का रखा है अपनी बुक का. जिसको याद नहीं है कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना. मैं आपका एक रिवीजन लूंगा, उसमें मैं आपको पूरा मटेरियल कॉस्टिंग का पूरा हम रिवाइज करेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे मटेरियल कॉस्टिंग ईच एंड एवरी 44 के 44 क्वेश्चंस, सो दैट आपका कुछ भी रिमेंबर भूले ना, कुछ भी भूले ना. ठीक है. सो रिऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, स्टॉक लेजर्स, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सारी सेम चीजें हैं. आई डू नॉट थिंक सो कि मेरे को दोबारा ये चीज करवानी पड़ेगी. ठीक है. चलो हाँ, मैं थ्योरी आपको इसके बाद दिखाऊंगा. अभी मैं एक बार क्वेश्चंस आपको चेक करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं थ्योरी भी आपको बुक से दिखा दूंगा कि थ्योरी का तो कुछ नहीं छूटा ना. हाँ, छूटा तो कुछ नहीं होगा फ्रॉम माय साइड. जो छूटा भी होगा सो वो बिल्कुल ही बेसिक सी चीजें होंगी. जैसे आपने देखे कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से थे, वो EOQ वाला. यहाँ तो मैंने बेसिक्स लिख रखे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल्सो योर बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन. देख लेते हैं. अनिल एंड कंपनी जो है उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखे 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट, और हर यूनिट की कॉस्ट 1 रुपए है. डॉलर आपका 25, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 25 रुपए है. इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट है वो 20% ऑफ यूनिट प्राइस है, तो 20% ऑफ 1 रुपीज. आपको टोटल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी निकालनी है. मतलब आपको क्या करना है, मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट करना है. एंड आपको देखना है कितनी मनी आपकी सेव हो जाएगी. भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बहुत क्वेश्चन करवा रखे मैंने आपको, EOQ और इसको कंपेयर कर लेना. यस. सो आई थिंक ये आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं आई थिंक सो इसमें. चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज बेसिकली योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक. यस, ये हमने अल्फा वाला पूरा डिट्टो का रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज बेसिक क्वेश्चन एंड न्यू वन. सो यहाँ पर मैं कुछ कह सकता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने न्यू वन लिख रखा है, तो आई थिंक होगा कुछ इसमें बिल्कुल डिफरेंट थिंग. तो आप एक क्वेश्चन नंबर 3 ही आपके लिए थोड़ा सा है जिसमें मैंने न्यू वन टाइप कर रखा है. बाकी मैंने कहीं पर भी आप देख रहे होंगे कहीं भी मैंने न्यू वन नहीं लिख रखा. सो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अपने जो मार्क डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि हमें स्टडी मैट से क्वेश्चन नंबर 3 जरूर देखना. चलो देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में. वैसे कुछ इतना खास वाली बात भी नहीं है, बस यही है कि पेपर में दिख जाए तो बाकी बच्चे कहीं हाँ ये तो स्टडी मैट का क्वेश्चन था, आप सोचे हाँ स्टडी मैट का था, हमने पढ़ा नहीं था. दैट्स व्हाई आई विल गो थ्रू स्टडी मटेरियल टू यू. द कंप्लीट गार्डनर जो है वो डिसाइड कर रहा है कि हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए 2 ब्रांड्स ऑफ लो फर्टिलाइजर की. एक है सुपर ग्रो और एक है नेचर्स ग्रो. ठीक है. ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है. यहाँ पर हमसे कह रहा है कि आपको EOQ निकालना है सुपर ग्रो और नेचुरल ग्रो का. For what EOQ, what is the sum of the total relevant ordering cost and total relevant carrying cost of Super Grow? And for the EOQ आपको number of deliveries compare करनी है. So आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ नया तो है ही नहीं. Annual demand given है, ordering cost given है, carrying cost given है. दोनों का EOQ तो हम easily निकाल लेंगे, दोनों अलग अलग जो फर्टिलाइजर्स हैं. और टोटल रेलेवेंट और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. एंड यहाँ पर नंबर ऑफ डिलीवरीज भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. So I think ये आप easily solve कर लेंगे. And if any doubt, then you can definitely leave in the comment box. कोई दिक्कत नहीं है. Okay? चलो, मतलब ये भी कोई new one वाली बात नहीं है, तो मैं यहाँ से new one I think मैं remove ही कर दूंगा. I will say that's also a basic question. हमने कर रखा है इस टाइप के questions. ठीक है. तो ये गलती से मेरे से new one I think print हो गया. आप मार्क करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज स्किप करना है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 17 का रेप्लिका. चलो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 17. ओहो, ये आपका RTP का भी क्वेश्चन है. मैंने इवन आपको क्लास में सॉल्व करने को ट्राई करने को दिया था और मैंने बताया भी था ये RTP नवंबर 20 का क्वेश्चन है. सो डिट्टो का डिट्टो बुक में बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो है और मैंने डिटेल में आपको बता दिया था. इसमें याद हो तो आपको पता है हमने यूनिट्स वाला चेंज देखा था. इसमें सेम यूनिट ऑफ टाइम नहीं, हमें सेम यूनिट ऑफ टाइम में कन्वर्ट करना था. या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। जो मैंने सेम एज लिख रहा है ना वहां वैल्यूज चेंज होंगी, बस इतना फर्क होगा, बाकी कुछ फर्क नहीं है। ओके, सो दिस वन इज अ प्राइस ब्रेक वाला क्वेश्चन, तो ये भी हमने कर रखा है बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज क्वेश्चन 18। सेम एज क्वेश्चन 18, यस ये वाला भी करवा रखा है मैंने आपको। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड डेंजर लेवल निकालना, और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कर लोगे आई थिंक इजी है। आप कहोगे इसमें तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है फ्रॉम द मॉड्यूल, तभी तो आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाए डिफिकल्ट लेवल के, तो अब आपको ये जाके इजी लग रहे हैं क्या? तो वही है, पेपर में डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट करके जाओ, इजी आएगा तो कोई वांदा नहीं है, लेकिन अगर मुश्किल आएगा तो हम फंसेंगे नहीं। दैट्स व्हाई वी डू even very difficult questions in the class itself. Clear? चलो क्वेश्चन नंबर 7 is same as question number 1. क्वेश्चन नंबर 7 चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 is same as question number 1. Yes, that's definitely same as, because we have done the first question same like this. Yeah. एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो ये तो मैंने करवा रखा है बिल्कुल सेम टू सेम, आपकी बुक का क्वेश्चन है, मेरे को तो ये लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8। यस मैंने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 44, यस क्वेश्चन नंबर 44 जो मैंने आपको यहाँ पर आई थिंक मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 44 करवाया था। आपकी बुक का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये, आपको याद हो तो। ये रहा ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टेज भी पूछ रहा है, वो 28 डे वाला आपको याद है ना। इसमें क्या करना था, जो 28th वाला था वो सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखना था, और 26 में है ना इशू सबसे पहले उसी में से मेड होना था। आई थिंक रिमेंबर आ गया होगा, मैंने 2-3 स्टार भी लगवाए थे 28 डे वाले पे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 31। सेम एज क्वेश्चन नंबर 31, लेट्स सी सेम है क्या अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज क्वेश्चन नंबर 31, या डेफिनेटली इट्स सेम एज क्वेश्चन नंबर 31। आप देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक तो नील है, परचेजेस एंड इश्यूज डायरेक्टली दे रखे हैं आपको, रिसिट्स और इश्यूज वैल्यूएशन निकालनी है, FIFO और LIFO और वैक को यूज कर ले। सो दैट्स अ सिंपल थिंग, ये तो आप इजीली कर ही सकते हैं। एंड आपको कंप्यूट करनी है वैल्यूज ऑफ जॉब, W16 जॉब, W17 क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। आई थिंक ये आप इजीली निकाल लेंगे कि अलग अलग क्यों है, उसका आपको रीजन बताना है। तो आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, A to Z क्वेश्चंस, जो नेम भी कर रखे हैं वो इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आप इजीली पेपर में आता तो आप खुद भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, जहां पर मैंने बेसिक क्वेश्चन या सेम एज लिख रखा है, यस बेसिक क्वेश्चन और सेम एज लिख रखा है, एक बार इनको ट्राई करके देख लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो देखना, और जिनमें मैंने बिल्कुल डायरेक्टली दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 29, मतलब वो मैंने अपने जो मटेरियल है उसमें डायरेक्टली डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो, कोई वर्ड टू वर्ड कोई चेंजेस नहीं है, तो वो तो आप बिल्कुल ट्राई करके मत देखना। और जो सेम एज वाले क्वेश्चन है, जो सेम एज जहाँ लिखा हुआ है, वो आप क्या कर सकते हो, दैट क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, वो आप ट्राई कर सकते हो। जस्ट देख लेना अपने मटेरियल से कि हाँ ट्राई, मतलब वैसे अगर हाथ से सॉल्व कर सकते हो तो उससे तो कोई बेटर है ही नहीं, लेकिन अगर जस्ट गो थ्रू भी देख लोगे तो एक बार देख लेना प्लीज, ठीक है। सो ये हो गया हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशन के बारे में बातें। चलो अब थ्योरी और देख लेते हैं, थ्योरी भी तो आ सकते हैं ना इस चैप्टर से, तो एक बार थ्योरी और देख लेते हैं। हमने तो इवन सारी थ्योरी भी पढ़ रखी है ना। एंड मैं ये बता दूं, थ्योरी आपके पेपर में 20 मार्क्स कंप्राइज करती है, जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना वो थ्योरी का होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ भी थ्योरी का क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आ गया आपका, सपोज आपका एक क्वेश्चन आ गया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 3 पार्ट्स वो कंप्राइज कर रहा है। पार्ट नंबर A 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, पार्ट नंबर B 5 मार्क्स का, दोनों प्रैक्टिकल हो गए। पार्ट नंबर C में वो थ्योरी का डाल दिया 5 नंबर का। सो जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ी नहीं रखी, जिसने कभी थ्योरी को टच ही नहीं किया है, कॉस्टिंग की थ्योरी को, सो उसके तो 5 नंबर गए ना, वो लिख के क्या पाएगा अगर पता ही नहीं होगा। और आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन में थ्योरी बहुत काम कर रही थी। जैसे हमें अगर मटेरियल के बारे में नहीं पता था ना, तो हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते कि परचेज ऑर्डर क्या होता है, ये क्या होता है, तो डायरेक्टली हमें सॉल्व नहीं होते क्वेश्चंस ना। सो हमें थ्योरी का थोड़ा रेफरेंस होना चाहिए। एंड मेरा ये मानना है 100% आप सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, पेपर एडवर्स से एडवर्स भी आए तब भी आप इजीली स्कोर कर सको, एक एग्जाम्पशन एटलीस्ट आप स्कोर कर सको। यस, यू कैन डेफिनेटली स्कोर एग्जाम्पशन इन कॉस्टिंग पेपर। ओके, तो सबसे पहले तो चल देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं। इंट्रोडक्शन दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल, देखो इंपॉर्टेंस दे रखी है, क्यों इंपॉर्टेंस क्या है मटेरियल कॉस्टिंग की। सो वी हैव डन ऑल द थिंग ना। मटेरियल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, वी हैव ऑलरेडी डन। रिक्वायरमेंट्स दे रखे हैं, बट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, दैट्स थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहीं और से नहीं बने हुए, आपके स्टडी मैथ से बने हुए हैं, लैंग्वेज वही है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल भी कर रखे हैं हमने। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमने कर रखा है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स देखे थे हमने, बिल ऑफ मटेरियल, ये सब कुछ, ये
ओके एंड यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट का डिफरेंस दे रखा है, तुम देख सकते हो। बिल ऑफ मटेरियल तो कौन ये डॉक्यूमेंट होता है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाता है? स्टोर डिपार्टमेंट, इट इज द रिक्विजिशन ऑफ स्टोर कीपर। ये रिप्लेस नहीं कर सकता बिल ऑफ मटेरियल को, ये एक पर्पस होता है ना मटेरियल रिक्विजिशन के लिए, ठीक है। इसका पर्पस जो है वो कोटेशन है, इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली है। चाहो तो मार्क कर लो आप इसको, बिल ऑफ मटेरियल वर्सेस रिक्विजिशन नोट। मैं आपको शीट के अंदर ऐड करके दे दूंगा कि 2.8 पेज पे मैं एक बार लिख भी लेता हूँ, सो डेट की जो मैं आपको शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा मैं लिख भी दूंगा कि थ्योरी के लिए आपको ये एडिशनल वन आप रेफर कर सकते हैं फॉर योर थ्योरी पर्पस, ठीक है। सो 2.8 पेज पे जो डिफरेंस दे रखे हैं ना बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट, क्यों छोड़ के गए? पढ़ लेना, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, इवन मैंने पढ़ा भी दिया आपको। ओके सो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के बारे में हमने ऑलरेडी कर लिया, देन इलस्ट्रेशन दे रखी है। देन आप देख सकते हो ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर है, डन, ऑलरेडी रन, यस। इन्वेंट्री कंट्रोल के बड़े सारे मेथड्स दे रखे हैं, लेवल, रिलेटिव, रेशियो एनालिसिस, फिजिकल कंट्रोल, ऑलरेडी डन, यस। सो यही इलस्ट्रेशन। इन्वेंट्री स्टॉक आउट के बारे में बता रखे हैं, वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ यहाँ पर एक चीज आती है जस्ट इन टाइम, ये भी आपको पढ़ना है 2.31 पेज पे, जो JIT दे रखा है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। यस, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको देखना है। तो जस्ट इन टाइम क्या होता है, सुनो मैं बता भी देता हूँ जस्ट इन टाइम क्या होता है। इवन इस पे पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जस्ट इन टाइम पे, ये हमारे मटेरियल के अंदर कवर नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम कवर नहीं है। जस्ट इन टाइम क्या होता है? जस्ट इन टाइम एक सिस्टम होता है, बेसिकली जस्ट इन टाइम एक ऐसा सिस्टम होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जिसमें जीरो इन्वेंट्रीज हम रखते हैं स्टोर में। मतलब जस्ट इन टाइम, जब जरूरत आएगी तभी लेंगे। अभी हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी होगी स्टोर के अंदर, मतलब देयर विल बी जीरो इन्वेंट्री इन द कॉस्ट। इसको हम डिमांड पुल एंड पुल थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। मतलब कोई जीरो इन्वेंट्री हम मेंटेन करते हैं। चलो अब आपको मतलब क्लियर हो गया ना, पेपर में अगर जस्ट इन टाइम नाम आ गया तो यू विल नॉट कंफ्यूज्ड, यस। चलिए, then ABC analysis, FSN, VDA, HML, we have already done all the things, yes. Then ratios हमने कर ली थी, okay. Material issue procedure में भी हमने different नोट documents देखे थे, we have already done this thing also. Then LIFO, FIFO, WAC चल रहा है, वही अलग अलग methods चल रहे हैं। Consumption of material done. Then ये summary दे रखी है आपके पूरे chapter का। चलिए, test your knowledge portal आ गया है, test your knowledge, okay. So there are certain test your knowledge MCQ based question is also given, let's try करके कोशिश करो, ओके। सो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं चलो मैं बता ही देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ वेरिएबल कॉस्ट, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। इन मोस्ट इंडस्ट्रीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कॉस्ट का, वो दैट वन इज मटेरियल। मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल? नॉर्मल लॉस क्या है? लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट नहीं, ये तो एबनॉर्मल है। पिलफरेज, यस पिलफरेज इज नॉर्मल लॉस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्राइस कॉस्टिंग लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू? हाँ जी, कौन सी कॉस्ट में जो हमारी प्राइसिंग में कॉस्ट जो है वो पीछे रहती है करंट इकोनॉमिक वैल्यू के? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई थिंक या द आंसर्स आर गिवन, let's see okay so okay हम कौन से पे थे? 4th पे थे ना। सो इट्स आंसर डेफिनेटली विल बी बी, FIFO। यस, मेरे को भी यही लग रहा था क्योंकि कॉस्ट जो है वो करंट इकोनॉमिक वैल्यू के पीछे FIFO के अंदर ही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है उसके अंदर। अच्छा, continuous stock taking is a part of, continuous stock taking is a part of basically your perpetual inventory. It is चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following method issue of material are predetermined? That's standard price method. Standard price method में predetermined होता है। The market price fluctuate widely. The method of pricing that gives observed result. Observed result कौन सा method देता है? Simple average price method आपका observed result देता है। When price fluctuate widely, the method जो smoothly काम करता है, that's weighted average. Weighted average, क्योंकि weighted average में हम weighted average निकाल रहे हैं, हम LIFO FIFO वाला follow नहीं कर रहे ना। Okay, next. Under FSN, मतलब fast, slow and non-moving item of inventory, inventory is classified on the basis of frequency, कि कितनी जल्दी inventory इस्तेमाल हो रही है, frequency of usage.
Material are issued to and from the another processes based on material requisition note. Issue करते समय हम material requisition note लेते हैं ना. Okay, now theoretical questions वो देख लेते हैं. State how normal and abnormal loss arising due to storage are treated in cost accounting. तो आपको पता है जो abnormal loss होता है वो तो हम costing P&L में लेके जाते हैं. Yes, और जो आपका normal loss होता है वो आप overheads की तरह treat करते हो. Clearly distinguish between bin card and store ledger. Already done this thing in the theory. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ डिफेक्टिव्स वो लास्ट में मैंने आपको दिए हुए हैं, वो आपका होमवर्क है, आप जरूर कर लेना. ऐसे पेपर में कोई भी ट्रीटमेंट पूछ लेगा, यू मस्ट नो द ट्रीटमेंट. ये ऊपर वाला भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड वाला ही है, ठीक है. तो वो ट्रीटमेंट वाला ही आपको मैंने नहीं बताया, बाकी सारा बता दिया है. वो ट्रीटमेंट वाला आपका सेल्फ रीड वाला काम है, कुछ तो थोड़ा बहुत सेल्फ रीड करोगे ना. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस. ये करवा दिया मैंने पूरा कॉन्सेप्ट. डिस्टिंग्विश बिटवीन रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी. इतना चिल्लर सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है. चलो आगे चलते हैं. Explain how slow and non-moving item are detected. Basically inventory turnover ratio के थ्रू हम देख सकते हैं. Short note on danger level, just in time inventory management अभी बताया, कोई inventory नहीं maintain करते. Maximum stock level, minimum stock level कर लिया. Obsolescence पे normal loss basically, और obsolete हो जाए, inventory खत्म हो जाए. Okay, so practical question we have done, already done. Yes, so वही कर रखे हैं. Practical question के even solution भी दिए होते हैं आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में. You can also see certain solution की कैसे क्या कर रखा है. बट अगर आपने बुक से भी अगर जो पैटर्न है वो फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं है. आपको डायरेक्टली पैटर्न फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है. आप एक पैटर्न पे ही चलते रहना. अलग अलग पैटर्न अडॉप्ट करोगे तो कई बार दिक्कत हो जाती है, ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग स्टडी मटीरियल. ओके, सो हम मिलेंगे कल एंड वी विल डू अ फुल डिटेल्ड रिविजन ऑफ सीए इंटरमीडिएट मटेरियल कॉस्टिंग. पूरा मटेरियल कॉस्ट अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, पूरा का पूरा, ठीक है. और जैसे मेरा मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा, अगर टाइम बचेगा तो मैं चैप्टर नंबर 1 भी आपको पूरा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है. सो मेरा मेन कल का मकसद यही है, मटेरियल कॉस्ट पूरा रिवाइज करवाना. एंड आई विल ऑल्सो अपलोड टुमारो अ वीडियो रिगार्डिंग लेबर कॉस्टिंग. यस, मैं लेबर कॉस्टिंग भी शुरू कर दूंगा आपका, ठीक है. So that's all for today. Thank you for patient listening and please subscribe to the channel. It's free now. I will make the video for your full CA intercosting subject now. So सारे chapters मैं करवा रहा हूँ. तो at least for my motivation, please subscribe to the channel and like the videos. ठीक है. So आपसे बस इतना expectation है. Okay. ये जो भी मैंने आपको ये वाले questions दिए हैं आपके सेम है वाले क्वेश्चन दिए हैं, एक बार एटलीस्ट देख लेना दोबारा, ठीक है. चलो, थैंक यू.